हमारी आज की कहानी है बगावत। माँ जी, मैं मायके जा रही हूँ। भाई की शादी के लिए शॉपिंग करनी है, इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया है। एक खूबसूरत सी साड़ी पहने कोमल अपने कमरे से बाहर आई और अपनी सासू माँ से बोली। तो गीता जी ने कहा, लेकिन बहू, कल ही तो तुम 3 दिन के बाद अपने मायके से वापस लौटी हो और आज फिर से मायके जा रही हो। हाँ माँ जी, वो क्या है ना कि आज मेरी छोटी बहन मायके में आई है। अब वो तो बार बार दूसरे शहर से यहाँ नहीं आ सकती ना, इसलिए मेरी मम्मी ने आज ही खरीदारी करने का प्लान बना लिया। वो तो ठीक है बहू, लेकिन अपने ससुराल के प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है। और तुम जानती हो मैं गठिया की मरीज हूँ। घुटने पूरी तरह जवाब दे चुके हैं। बड़ी मुश्किल से चल फिर पाती हूँ। ऐसे में घर के काम तो मैं नहीं कर पाती। हाँ तो माँ जी, आपको काम करने की क्या जरूरत है? भाभी है ना, वो कर लेंगी रसोई का काम। इतनी बात सुनते ही गीता जी की बड़ी बहू मीनू रसोई घर से बाहर निकली और गुस्से से बोली, क्यों? क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो दिन भर काम करती रहूं और तुम जब चाहे अपना बैग उठाकर मायके चलती बनो? चुपचाप अपना बैग रखो और मेरे साथ घर का काम करो। बिल्कुल नहीं, मैं अभी कोई काम नहीं करने वाली। मेरी मम्मी ने बुलाया है और मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन बहू, मीनू बहू की बात भी सही है। जैसे वो इस घर की बहू है वैसे तुम भी हो, तो फिर वो अकेली ही क्यों दिन भर चूल्हा चौका संभालती रहे? गीता जी ने कहा तो कोमल बोली, अरे माँ जी, एक दिन भाभी काम कर लेंगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। अपनी देवरानी की इतनी बात सुनकर मीनू भड़कते हुए बोली, ये एक दिन की बात नहीं है, तुम्हारा हर रोज का काम है। काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाकर तैयार होकर निकल जाती हो। अच्छा, तो इस बात की परेशानी है, अगर मैं अपने मायके चली जाती हूँ तो आपको जलन होती है। अब मेरे घर वाले बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन कोमल बहू, घर के काम में तो तुम्हें भी साथ देना होगा। गीता जी बोली तो कोमल चिल्लाने लगी, सारा काम तो करती हूँ घर का, और क्या जान दे दूं अपनी? ये सुनकर बड़ी बहू मीनू बोली, तो ठीक है माँ जी, अब मैंने भी ठान ली है कि मैं अकेले घर का कोई काम नहीं करूंगी। ऐसा कहते हुए मीनू पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। ठीक है, मत करो, लेकिन मैं तो अपने मायके जरूर जाऊंगी, कहते हुए कोमल घर से बाहर निकल गई। गीता जी और जनक जी के 2 बेटे थे, मनीष और दीपक। बड़े बेटे मनीष की पत्नी मीनू और छोटे बेटे दीपक की पत्नी कोमल थी। मनीष तो अपने पिता की किराने की दुकान संभालता था, जबकि दीपक की दुकान पर बैठने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो एक बीमा एजेंट था, लेकिन उसमें उसकी कुछ खास कमाई नहीं थी, इसलिए सरकारी नौकरी के लिए उसकी कोशिशें जारी थी। थोड़ी देर में गीता जी के पति जनक जी घर के अंदर आए और कुर्सी पर बैठते हुए बोले, गीता, आज तो बहुत थकावट हो गई। क्यों जी, क्या दीपक आज भी दुकान पर नहीं गया क्या? नहीं गीता, कहता है दुकान पर काम करना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए सरकारी नौकरी के लिए पेपर देना है। अब कौन समझाए इस लड़के को कि सरकारी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती, और फिर दुकान पर मनीष को भी उसकी जरूरत है। हे भगवान, इधर छोटे बेटे ने दुकान पर काम ना करने की जिद ठान रखी है, तो उधर छोटी बहू है जो घर का कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। गीता जी ने कहा, अच्छा गीता, बहुत भूख लगी है, बहू से कहो खाना लगा दे। जनक जी ने कहा तो गीता जी खुद ही उठकर रसोई घर में जाने लगी। घुटनों में दर्द के कारण उन्हें चलने में तकलीफ हो रही थी। अरे भाग्यवान, बहू कहाँ है? उसे कह दो खाना लगाने के लिए। अजी, किसी ने खाना बनाया ही कहाँ है? आपकी छोटी बहू है जो हर रोज की तरह तैयार होकर मायके चली गई। अब उसकी देखा देखी बड़ी बहू ने भी काम करने से साफ मना कर दिया है। ये सुनकर जनक जी ने अपनी बड़ी बहू मीनू को आवाज दी। मीनू बाहर आई तो जनक जी बोले, बहू, आखिर ये क्या चल रहा है? तुमने खाना बनाने से
इनकार कर दिया। छोटी बहू तो ना समझ है, लेकिन तुम्हें तो समझदारी से काम लेना चाहिए था ना। तो आप ही बताइए बाबूजी, ये सब कितने दिनों तक चलेगा? सारा दिन मैं ही क्यों रसोई घर में पिसती रहूं? आपकी छोटी बहू के हाथों में क्या मेहंदी लगी है? और तो और वहां दुकान पर भी दिन भर मेरे पति काम करते रहते हैं और मेहनत करके घर चलाते हैं। क्यों, देवर जी का फर्ज नहीं बनता क्या कि घर के खर्चे में सहयोग दें? हम दोनों पति पत्नी ही क्यों नौकरों की तरह काम में जुटे रहें? बात तो तुम्हारी ठीक है बहू, मैं इस बारे में उन दोनों से बात करूंगा, लेकिन फिलहाल तो खाना पकाओ, मुझे भी भूख लगी है और दुकान पर मनीष के लिए भी टिफिन लेकर जाना है। जनक जी ने कहा तो मीनू सपाट शब्दों में बोली, तो ठीक है, मैं भी तभी काम करूंगी जब इस समस्या का कोई हल निकलेगा। उससे पहले तो मैं भी किसी काम को हाथ नहीं लगाने वाली। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई। बड़ी बहू के ये तेवर देखकर जनक जी और गीता जी हैरान रह गए। गीता जी ने बड़ी मुश्किल से सबके लिए खाना बनाया, परंतु अब जनक जी को चुप रहना उचित नहीं लगा। शाम होने तक उनके छोटे बेटा बहू दीपक और कोमल भी घर पहुंच चुके थे और बड़ा बेटा मनीष भी दुकान से लौट आया। जी पिताजी, बुलाया आपने? दोनों बेटे अपने पिता के पास बैठते हुए बोले तो जनक जी ने कहा, बेटा दीपक, अब तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। क्या मतलब पिताजी? मेरा मतलब ये है कि तुम्हारा बड़ा भाई आखिर कब तक घर चलाएगा? मैं सोच रहा हूँ कि अब बंटवारा कर देना ही ठीक होगा, ताकि रोज रोज का लड़ाई झगड़ा ही खत्म हो जाए। तभी मनीष बोला, लेकिन पिताजी, मुझे नहीं लगता कि बंटवारा करने से समस्या का हल हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि अगर घर के सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी समझें और मिलजुल कर काम करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी पास बैठी गीता जी बोली, अरे बेटा, अगर सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझते तो कोई परेशानी ही नहीं थी, लेकिन इस घर में तो हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। और फिर तू भी कब तक अपने छोटे भाई के परिवार को पालेगा? इतनी बात सुनते ही वहीं पास में खड़ी उनकी छोटी बहू कोमल बोली, क्यों माँ जी, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने हमारे लिए? हम तो अपना कमाते हैं और खाते हैं, फिर भी दिन भर ताने सुनते हैं। मैं तो कहती हूँ कर ही दो घर का बंटवारा, रोज रोज के कलेश से तो छुटकारा मिलेगा। तभी बड़ी बहू मीनू गुस्से से बोली, हाँ हाँ, मुझे सब पता है। तुम तो यही सोचकर घर का बंटवारा करने को तैयार हो कि तुम्हें माँ बाबूजी की जिम्मेदारी ना उठानी पड़े और उनका सारा बोझ मैं ही उठाऊं। लेकिन अब मैंने भी तय कर लिया है कि अब मैं उनका कोई काम नहीं करने वाली। बहुत दिन कर लिया। तो छोटी बहू कोमल तपाक से बोली, मैंने भी ठेका नहीं ले रखा है इन लोगों का। देवरानी जेठानी में बहस छिड़ गई। तभी मनीष गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मीनू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाबूजी को बोझ कहने की? तो दीपक ने कहा, भाई, माँ बाबूजी मेरे साथ रहेंगे, आखिर मेरा भी कुछ फर्ज बनता है उनके लिए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। तभी कोमल उसके पीछे पीछे पैर पटकते हुए आई और गुस्से से बोली, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं आपके माँ बाबूजी को अपने साथ हरगिज नहीं रखूंगी। देखो कोमल, वो मेरे माता पिता हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो क्या बुढ़ापे में मैं उन्हें यूं ही छोड़ दूंगा? वो सब मैं नहीं जानती, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। बाकी इस घर में कोई रहे या ना रहे, कोई मरे या जिए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। कोमल, तुम अपनी हद पार कर रही हो। अब इस बारे में कोई और बहस नहीं होगी। मेरी बात तुम्हें माननी होगी। जी नहीं, मैं भी कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। इतनी बात सुनते ही दीपक ने कोमल के मुंह पर एक झन्नाटेदार तमाचा रसीद कर दिया। गाल पर पड़े तमाचे से कोमल हैरान रह गई और फिर आग उगलती नजरों से अपने पति की ओर देखते हुए बोली, अपने माँ बाप के लिए आज तुमने मुझ पर हाथ उठाया, ये तुमने अच्छा नहीं किया।
अब तो मैं तुम्हें देख लूंगी। करीब 1 घंटे के बाद कोमल अपने मायके पहुंच गई। माँ, बाबूजी, रोते हुए कोमल ने आवाज लगाई तो उसके माता पिता कमरे से बाहर निकलकर आए। देखा तो आंगन में खड़ी उनकी बेटी रो रही थी। अरे कोमल बेटी, तू इस वक्त यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? उसकी माँ ने पूछा तो कोमल बोली, माँ, ये आपने मेरा रिश्ता कैसे घर में कर दिया? लेकिन बेटी, हुआ क्या, बता तो। कोमल के पिता ने पूछा। क्या बताऊं पिताजी, सारा दिन उस घर में काम कर करके मैं अपनी हड्डियां गला रही हूँ। फिर भी मेरे ससुराल वाले मुझे आए दिन बातें सुनाते रहते हैं। एक भी मौका नहीं छोड़ते ताने कसने का। और तो और मेरा पति कहता है कि अगर इस घर में रहना है तो सारा दिन सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। इतना सुनकर उसकी माँ बोली, क्या मेरी बेटी को घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है उन लोगों ने? फिर रोते हुए कोमल बोली, अब आप ही बताओ, मैं दिन भर घर का काम करूं या अपने सास ससुर के पांव दबाऊं? और जब मैंने काम करने से मना किया तो आपके दामाद ने मेरे साथ मारपीट की और धक्के देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इतनी बात सुनकर कोमल के माता पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी उसके पिता बोले, क्या उनकी इतनी हिम्मत? तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, उनकी हिम्मत तो तुमने ही बढ़ाई है, जो हमेशा उनके जुल्म सहन किए और कभी उनके आगे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। तो कोमल ने कहा, लेकिन माँ, सहन ना करती तो और क्या करती? मैं तो यही सोचती थी कि किसी तरह मेरा घर बस जाए। लेकिन तो कोमल की माँ ने कहा, शादी से पहले वो लोग कहते थे कि हम अपनी बहू को बेटी की तरह रखेंगे और आज वही लोग मारपीट पर उतर आए। लेकिन बेटी, तू चिंता मत कर, बहुत दुख तकलीफ झेल लिए तूने। अब तू अपने माँ बाप के घर है, उन लोगों को तो अब हम देख लेंगे। उधर कोमल के घर छोड़कर जाने की बात जैसे ही घर के लोगों को पता चली तो सब परेशान हो गए। फिर मनीष बोला, क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी पत्नी पर हाथ उठाने की? तो मैं और क्या करता भाई, उसने तो साफ साफ कह दिया कि वो मेरे माँ बाबूजी के साथ हरगिज नहीं रहेगी। भाई, उसकी बदतमीजी मैं आज तक बर्दाश्त करता आया था, कभी उसे कुछ नहीं कहा था। लेकिन आज उसने माँ बाबूजी के बारे में जो कुछ भी कहा मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। ये सुनकर जनक जी बोले, ये तुमने ठीक नहीं किया बेटा, अब जाओ और कोमल को मनाकर वापस घर ले आओ। नहीं बाबूजी, मैं उसे मनाने हरगिज नहीं जाऊंगा। वो यहाँ वापस आए या ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर दीपक वहां से चला गया। परंतु जनक जी अपने बेटे का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए हार कर उन्होंने ही वहां जाने का फैसला किया। अगले दिन वो कोमल के मायके पहुंचे तो उन्हें सामने देखकर कोमल के पिता की त्योरियां चढ़ गई। जनक जी ने अपने बेटे के व्यवहार के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगी तो कोमल के पिता ऊंची आवाज में बोले, अच्छा, पहले तो हमारी बेटी पर इतने जुल्म किए और अब यहाँ माफी मांगने चले आए। आपने सोच भी कैसे लिया कि हम अपनी बेटी को उस नर्क में वापस भेज देंगे? जिस मुंह से आए हैं उसी मुंह से अभी के अभी वापस चले जाइए। ऐसा मत कीजिए समधी जी, जात बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? जनक जी ने कहा तो कोमल की माँ बोली, इसके बारे में तो तब सोचना चाहिए था जब आपके बेटे ने हमारी बेटी पर हाथ उठाया था, उसके साथ मारपीट की थी। अच्छा बहन जी, कोमल ने आपको ये तो बता दिया कि दीपक ने उस पर हाथ उठाया, लेकिन ये नहीं बताया कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। कसूर तो आपकी बेटी का भी कम नहीं था। ये बात सुनकर कोमल मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, देख लीजिए पिताजी, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लोग मुझे ही गलत ठहराएंगे। अब तक तो इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की थी, अगर बस चलेगा तो मुझे जान से मारने में भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए भाई साहब, अब हम कुछ भी सुनना नहीं चाहते, आप चुपचाप यहाँ से वापस चले जाइए। अब तो आपसे कोर्ट में ही मुलाकात होगी। फिर जनक जी हाथ जोड़ते हुए बोले,
एक बार फिर सोच लीजिए भाई साहब, बेटी की गलतियों से आंखें मूंद कर इतना बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं है। आपके हाथ में 2 घरों की बागडोर है। आपके एक फैसले से 2 घर उजड़ भी सकते हैं और बस भी सकते हैं। तो कोमल की माँ बोली, आप लोग अपनी चिंता कीजिए, अपनी बेटी का घर तो हम फिर बसा लेंगे। और हाँ, हमारी बेटी के साथ आपने जो मारपीट की है ना, उसका बदला तो हम लेकर रहेंगे। अब चलते बनिए यहाँ से। अपना सा मुंह लेकर जनक जी वापस घर लौट आए तो गीता जी बोली, क्या हुआ जी, बहू को अपने साथ लेकर नहीं आए क्या? नहीं गीता, उन्होंने तो साफ मना कर दिया। मैंने तो उनके आगे हाथ भी जोड़े और माफी भी मांगी, लेकिन ना तो कोमल वापस आने को तैयार है और ना ही उसके माँ बाप उसे भेजने को। और अब तो कोर्ट केस करने की धमकी दे रहे हैं। क्या कोर्ट केस? इतनी बड़ी बात तो थी भी नहीं। फिर अपने बेटे दीपक की ओर देखते हुए गीता जी ने कहा, बेटा अब तुझे ही उसे मनाकर लाना होगा। माँ, इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोमल को उसके मायके में ही रहने दो। जो मेरे माँ बाप को नहीं अपना सकती, मुझे ऐसी पत्नी की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक रही केस करने की बात, तो उन्हें जो करना है वो करने दो। देख बेटा, इसी तरह के अहंकार में घर उजड़ जाते हैं। इसलिए तुझे समझा रहे हैं कि बात को बड़ा करने की बजाय उसे सुलझाने में ही समझदारी है। अरे माँ, बात तो बढ़ चुकी है, अब जो होगा देखा जाएगा, कहते हुए दीपक वहां से उठकर चला गया। पीछे खड़ी बड़ी बहू मीनू ये सारी बातें सुन रही थी। अभी एक दिन ही बीता होगा। दोपहर को जब मनीष दुकान से घर खाना खाने के लिए आया तो अपनी माँ को कपड़े धोते देख हैरान रह गया। वो समझ गया था कि माजरा क्या है। तेज कदमों से चलकर वो अपने कमरे में गया और ऊंची आवाज में बोला, मीनू, ये सब क्या चल रहा है? क्यों, आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने? मीनू ने पूछा तो मनीष बोला, अब माँ बाबूजी के 2 जोड़ी कपड़े धोने का छोटा सा काम भी तुम्हें भारी लगने लगा? अच्छा, तो मैं कब तक अकेले घर का सारा काम करती रहूं? ये आपको छोटा सा काम लगता होगा, मुझे नहीं। मालूम भी है दिन भर घर में कितना काम होता है। वो महारानी तो ठाठ से मायके जाकर बैठ गई है। मैं अकेली क्यों घर के काम में पिसती रहूं? देखो मीनू, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, मनीष ने गुस्से से कहा। तो मीनू चिल्लाते हुए बोली, मुझे पता है क्या ठीक है और क्या गलत। अब से मैं सिर्फ अपना ही काम करूंगी, ना तो किसी और के लिए खाना बनाऊंगी, ना ही बाकी का कोई काम करूंगी। ऐसा कहकर वो पैर पटकते हुए रसोई घर में चली गई। इधर कोमल के मायके में उसके पिता उसके पास आए और बोले, बेटी, दीपक का कोई फोन आया क्या? नहीं पिताजी, वो क्यों फोन करेंगे मुझे? मुसीबत की असली जड़ तो वही है। कोमल बोली तो उसके पिता ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तो चिंता मत कर। अभी अभी वकील से मिलकर आ रहा हूं मैं। तेरे ससुराल वालों पर दहेज का केस डाल दिया है। लेकिन पिताजी, दहेज की तो कोई बात ही नहीं हुई। अरे बेटी, ये तो हमें पता है कि हमने झूठा आरोप लगाया है, लेकिन वकील का कहना है कि अपना केस मजबूत बनाने के लिए ये सब हथकंडे तो अपनाने ही पड़ेंगे। दहेज का मुद्दा जरूरी था। अब तुम देखना कैसे मैं उन्हें दिन में तारे दिखाता हूँ। तेरे पैरों में गिरकर तुझसे माफी मांगेंगे वो। ये सुनकर कोमल की माँ बोली, बिल्कुल ठीक किया। उन्हें भी तो पता चले कि किसी की बेटी को सताने का क्या अंजाम होता है। जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी ना, तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अच्छा बेटी, तुम आराम करो, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतना कहकर कोमल के पिता कमरे से बाहर आ गए। इधर कोमल के ससुराल में उसकी जेठानी मीनू भी अपना खाना अलग पकाने लगी थी, लेकिन मनीष को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आज रविवार था। मनीष गुमसुम सा बिस्तर पर लेटा हुआ था। विचारों का तूफान उसके दिमाग में उत्पात मचा रहा था। फिर मीनू उसके पास आई और बोली, सुनो जी, सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है।
रात को भी आप बिना खाए पिए ही सो गए थे। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, उठकर खा लीजिए। तभी मनीष बोला, खाना तो मैं तभी खाऊंगा जब मेरे साथ तुम माँ और बाबूजी का भी खाना लगाओगी। वो मंदिर से वापस लौटते ही होंगे, तुम उनका नाश्ता भी बना दो। इस पर मीनू गुस्से से बोली, अच्छा तो अभी तक उसी बात को पकड़कर बैठे हैं, लेकिन मेरी भी जिद है कि अब मैं उनका खाना नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी। तो ठीक है, फिर मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, मनीष ने कहा। तो मीनू बोली, ठीक है, फिर आप भूखे ही बैठे रहिए। तो तुमसे खाना मांगा भी किसने था? चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, मनीष ऊंची आवाज में बोला। तो मीनू भी आग बबूला हो गई और बोली, अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो मैं भी कोमल की तरह अपने मायके चली जाऊंगी। तो जाओ ना, तुम्हें रोका किसने है? अच्छा, तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है तो मैं जा रही हूँ। अरे बेशक अभी चली जाओ, दरवाजा खुला है। पति की ये बात सुनकर मीनू अपना बैग पैक करने लगी। मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर मैं एक बार चली गई तो फिर वापस नहीं आऊंगी। उसके बाद अपने माँ बाप के साथ ही रहना। इतना कहकर वो घर से बाहर चली गई। उधर जब मीनू बैग उठाकर अपने मायके पहुंची तो उसे अचानक अपने घर देखकर मीनू के पिता थोड़े हैरान रह गए। अरे बिटिया, तुम अचानक यहाँ? ना कोई फोन ना खबर। फोन करने का समय ही कहाँ था पिताजी। क्यों बेटी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ तो मेरे सास ससुर हैं जिन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है, तो दूसरी ओर आपका दामाद है जो ढंग से बात भी नहीं करता मुझसे। अब यहाँ ना आती तो क्या करती? ये बात सुनकर उसके पिता ने कहा, क्या? इसका मतलब तू अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर यहाँ आई है, राजी खुशी से नहीं? हाँ पिताजी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मेरी देवरानी तो ससुराल की जिम्मेदारियों से बचने के लिए अपने मायके जाकर बैठ गई और काम का सारा बोझ उन लोगों ने मुझ पर डाल दिया। लेकिन अब मैंने भी ठान ली है कि मैं उस घर में सास ससुर की नौकरानी बनकर तो बिल्कुल नहीं रहने वाली। यही बात मैंने अपने पति से कही तो उन्होंने मुझे घर से निकल जाने को ही कह दिया। ये सुनकर मीनू की माँ ने उसे झिड़कते हुए कहा, क्या? सास ससुर के काम से बचने के लिए तुम यहाँ आकर बैठ गई? हमने तो तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। लेकिन माँ, सास ससुर क्या सिर्फ मेरे हैं, मेरी देवरानी के नहीं? तो मैं अकेले उनका बोझ क्यों उठाऊं? नहीं बेटी, ये सोच गलत है। घर के बड़े बुजुर्ग बोझ नहीं होते। सास ससुर की सेवा तो किस्मत वालों को मिलती है। और मुझे एक बात बता बेटी, 7 साल हो गए तेरी शादी को, क्या कभी आज तक तेरे सास ससुर ने तुझे डांटा है? अरे वो तो तुझसे ऊंची आवाज में बात तक भी नहीं करते, और दामाद जी भी तेरा पूरा ख्याल रखते हैं, हम लोगों का सम्मान करते हैं। तुझे याद है जब तेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था तो मेरे एक फोन करने पर ही वो तुरंत हमारी मदद के लिए पहुंच गए थे। हर मुश्किल घड़ी में वो हमारे साथ खड़े रहे हैं। कभी हमें बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी उन्होंने। अब तू ही बता, अगर बदले में वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि तू उनके माँ बाप का अपने माँ बाप की तरह ही ख्याल रखे तो इसमें क्या गलत है? लेकिन तुम तो उनसे झगड़ा करके यहाँ चली आई। रिश्ता दोनों ओर से बनता है बेटी। अगर तुम अपने पति से उम्मीदें रखती हो तो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना भी सीखो। अपने माता पिता की बात सुनकर मीनू की नजरें शर्म से झुक गई और बोली, मैं जानती हूँ माँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो सिर्फ उन्हें घर छोड़कर जाने की धमकी दे रही थी, लेकिन जब उन्होंने ही मुझे निकल जाने को कह दिया तो मैंने उस बात को अपने आत्मसम्मान पर ले लिया। लेकिन माँ, अब किस मुंह से वापस जाऊं? कहते कहते मीनू रोने लगी। उधर दोनों बहुओं का हाल देखकर जनक जी बहुत सोच विचार में बैठे हुए थे। तभी गीता जी उनके पास आकर बैठ गई और उन्हें परेशान देखकर बोली, क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हैं? गीता, सोच रहा हूँ
कि कभी अच्छा भला हंसता खेलता परिवार हुआ करता था हमारा। ना जाने किसकी नजर लग गई हमारे आशियाने को। छोटी बहू का स्वभाव तो शुरू से ही थोड़ा रूखा था, लेकिन बड़ी बहू से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तभी गीता जी बोली, सोचा था दोनों बेटों की शादियां हो जाएंगी तो बहुएं घर की जिम्मेदारी संभाल लेंगी और बुढ़ापा आराम से कटेगा। लेकिन किसे पता था कि बुढ़ापे में हमें ये दिन भी देखने पड़ेंगे। अभी ये बातें चल ही रही थी कि दरवाजे पर बेल बजी। जनक जी ने दरवाजा खोला तो सामने मीनू अपने पिता के साथ खड़ी थी। वे उन लोगों को अंदर लेकर आए तो मीनू ने अपने सास ससुर के पैर छुए। तभी मीनू के पिता बोले, अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जैसे ही हमें पता चला कि वो ससुराल में झगड़ा करके अपने मायके आई है तो मैं इसे उल्टे पांव वापस ले आया। अरे नहीं भाई साहब, आप क्यों माफी मांगते हैं? बच्चे हैं, गलती हो ही जाती है। हमारी बेटी घर वापस आ गई, हमारे लिए इतना ही बहुत है। थोड़ी देर हालचाल बांटकर मीनू के पिता उसे वहां छोड़कर अपने घर वापस चले गए। बड़ी बहू के आने के बाद जनक जी और गीता जी ने भी राहत की सांस ली। शाम को जब मनीष घर वापस लौटा तो पत्नी से बात किए बिना उसे नजरअंदाज करके अपने कमरे में चला गया। सुनिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी माँ पिताजी ने मुझे सब समझा दिया है। मैं वादा करती हूँ कि आगे से माँ बाबूजी की सेवा में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी। अपने माता पिता की तरह उनकी सेवा करूंगी। तो मनीष बोला, मीनू, क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था कि छोटी सी मुसीबत आने पर तुम अपना बैग उठाकर मायके चली गई? तो मीनू रोते हुए बोली, सच कहूं तो मैं घर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, और अगर आपने मुझे एक बार भी रोका होता तो मैं उसी समय रुक जाती। आपके बिना जीने की कल्पना भी मैं नहीं कर सकती। वादा करती हूँ आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मीनू ने कहा तो मनीष ने उसे गले से लगा लिया। अभी 2 दिन भी ठीक से नहीं बीते थे कि उनके घर के बाहर पुलिस की जीप आकर रुकी। पुलिस वालों को अपने घर खड़ा देखकर जनक जी की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी एक पुलिस वाला बोला, आप लोगों के नाम पर कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है। क्या? पुलिस कंप्लेंट? और हमारे नाम पर? हमने ऐसा क्या कर दिया? एक तो आप अपनी बहू से दहेज मांगते हैं, ऊपर से उसके साथ मारपीट करते हैं। तंग होकर उसके पिता ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। ऐसे कैसे दहेज मांगने का आरोप लगा दिया हम पर? हमने तो कभी दहेज का नाम भी नहीं लिया। लेकिन आपकी बहू ने तो अपने पति और सास ससुर पर उसे मार पीट कर अपने घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये तो बिल्कुल झूठ है। उस पर हाथ उठाना तो दूर, हमने तो उसे उंगली तक भी नहीं लगाई। पति पत्नी में आपस में छोटी मोटी बहस हो गई थी, जिससे नाराज होकर वो अपने मायके चली गई। मैं तो उसे मनाने भी गया था, उन लोगों के आगे हाथ भी जोड़े, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। तो इंस्पेक्टर साहब बोले, बेहतर होगा कि आप उन लोगों के साथ समझौता कर लें। अगर केस कोर्ट में चला गया तो पूरा परिवार लपेटे में आ जाएगा। आपके पास 24 घंटे का समय है। या तो आप लोग आपस में मामला सुलझाकर कल थाने में हाजिरी लगा देना, नहीं तो हम आपके घर आकर आपको लेकर जाएंगे। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर जनक जी और गीता जी का कलेजा कांप उठा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं उनसे बात करता हूँ। हाथ जोड़ते हुए जनक जी बोले और गुमसुम से आंगन में रखी चारपाई पर बैठ गए। शाम के समय जब उनके दोनों बेटे घर वापस लौटे तो जनक जी ने उन्हें सारी बात बताई। दहेज के आरोप के बारे में सुनकर दीपक गुस्से में आ गया। उनकी हिम्मत कैसे हुई हम पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? तो मनीष बोला, नहीं दीपक, गुस्से से कोई बात नहीं बनती। फोन करके आराम से उनसे बात करो, समस्या का हल जरूर निकलेगा। जब दीपक ने अपनी पत्नी कोमल को फोन लगाया तो उसके पिता ने फोन उठाया। पिताजी, छोटी सी बात पर आपने हमारे खिलाफ
पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। क्यों बेटा, तुमने हमारी बेटी पर हाथ उठाया? क्या ये छोटी सी बात थी? पिताजी, गुस्से में मुझसे वो गलती हो गई, लेकिन आपने तो मेरे माँ बाबूजी पर भी दहेज लेने का झूठा आरोप लगा दिया। उनका तो कोई कसूर था ही नहीं। देखो दीपक, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। अब तो तुमसे कोर्ट में ही मुलाकात होगी। उसके ससुर जी बोले तो दीपक गुस्से से बोला, ठीक है, फिर जाने दो मामला कोर्ट में। झूठे आरोपों के बल पर कोई केस नहीं जीत सकता। इतना कहकर दीपक ने फोन काट दिया और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तो मनीष बोला, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक अच्छे वकील को जानता हूँ। थोड़ी देर में मनीष वकील से मिलने चला गया। कोर्ट की कार्रवाई चलने लगी। घर के सभी लोग हर पल इसी चिंता में रहते थे कि आखिर इस सब का नतीजा क्या निकलेगा। देखते ही देखते कई महीने बीत गए। एक शाम को जब मनीष और जनक जी कोर्ट की कार्रवाई के बाद घर लौटे तो उन्हें पानी देते हुए मीनू बोली, क्या कहा वकील ने? कब तक चलेगा ये कोर्ट केस? तो मनीष मुस्कुराते हुए बोला, भगवान ने हमारी सुन ली, हम केस जीत गए हैं। ये सुनकर घर के सभी लोगों के चेहरे खुशी से खिल गए। फिर गीता जी बोली, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। फिर दीपक ने कहा, अरे माँ, एक नहीं दो दो खुशखबरी है, मुझे सरकारी नौकरी भी मिल गई है। ये सुनकर उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना ना रहा। घर में तो जैसे उत्सव सा माहौल बन चुका था। 2-3 दिन बीत गए थे तो गीता जी अपने पति से बोली, मुझे लगता है कि अब हमें दीपक के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लेना चाहिए। ये सुनकर जनक जी हैरानी से बोले, अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो गीता? देखिए जी, उन्होंने तो तलाक के कागज भी भेज दिए हैं। जब तलाक ही होना है तो फिर रिश्ता देखने में क्या हर्ज है? ठीक है, लेकिन कोई फैसला लेने से पहले एक बार दीपक से बात कर लो। उधर केस हार जाने के बाद कोमल के मायके में जैसे मातम सा छाया हुआ था। इस दौरान कोमल के भाई की भी शादी हो चुकी थी। अब कोमल अपनी भाभी की आंखों में भी खटकने लगी थी। चिंता में डूबे कोमल के पिता अपनी पत्नी से बोले, अरे भाग्यवान, इन वकीलों के चक्कर में तो हमारा बड़ा नुकसान हो गया और उधर उन लोगों के तो भाग खुल गए। अब तो दीपक की भी सरकारी नौकरी लग गई है। ये सुनकर कोमल की माँ हैरान रह गई। उन्हें तो जैसे काटो तो खून नहीं। सरकारी नौकरी? कहाँ हम सोचते थे कि उन्हें जेल की हवा खिलाएंगे और कहाँ सब कुछ हम पर ही उल्टा पड़ गया। तभी कोमल वहां आकर बैठी तो उसकी माँ बोली, खैर, जो होना था सो हो गया। आप कोमल के लिए कहीं और रिश्ता देखिए। समय रहते कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसके हाथ पीले कर देते हैं। तभी कोमल बोली, ये क्या कह रही हो माँ? क्या जरूरत है कहीं रिश्ता देखने की? अगर वो लोग भी ऐसे ही निकले तो? मुझे नहीं करवानी दोबारा शादी। तो उसके पिता बोले, बेटी, तुमने अपने हाथों से तलाक के कागजों पर दस्तखत किए हैं। अब कितने दिन तुम्हें घर बिठाकर रखेंगे? शादी तो तुम्हें करनी ही होगी, नहीं तो आस पड़ोस और रिश्तेदारी के लोग बातें बनाने लगते हैं, 100 तरह की बातें पूछते हैं। तो कोमल गुस्से से बोली, अच्छा पिताजी, अब आपको रिश्तेदारों का ख्याल आ रहा है। और जब मैं अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आई थी तब आपने मुझे कहा था, बेटी, ये तुम्हारा ही घर है, तुम आराम से रहो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या हो गया? अरे बेटी, हमने कब कहा ये घर तुम्हारा नहीं है? लेकिन हमें भी समझने की कोशिश करो, उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा। तो कोमल बोली, मैं सब समझती हूँ माँ, आपकी बहू के आ जाने के बाद अब मैं आपको बोझ लगने लगी हूँ। तो उसकी माँ बोली, ऐसी बात नहीं है बेटी, लेकिन शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। तो कोमल नजरें झुकाकर हिचकिचाते हुए बोली, एक रास्ता है माँ, आप लोग जाकर मेरे ससुराल वालों से बात कर लो और माफी मांग लो। बेटी की ये बात सुनकर कोमल के पिता गुस्से से भड़कते हुए बोले, अच्छा,
जब वो यहाँ तुझे लेने के लिए आए थे तो तुमने जाने से साफ इनकार कर दिया था। तेरे ससुर तो हमारे आगे हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन हमने भी तुम्हारी बातों में आकर उन्हें इतनी खरी खोटी सुना दी और घर से बेइज्जत करके निकाल दिया, और अब जाकर मैं उनसे माफी मांगू? तो पिताजी, जो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन अपनी बेटी के लिए आप वहां जाकर माफी तो मांग ही सकते हैं ना। तो कोमल की माँ बोली, बात तो ठीक है, अगर हमारे झुक जाने से हमारी बेटी का घर बस जाता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और वैसे भी इतनी बड़ी बात तो थी भी नहीं। दीपक ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बहू होने के नाते इसे अपने सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। तो कोमल बोली, हाँ पिताजी, मैं उनकी खूब अच्छे से सेवा करूंगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं आने दूंगी। ये सुनकर कोमल के पिता बोले, हमारी बेटी ने तो बचपना दिखाया ही था, उसकी बातों में आकर हम भी मूर्खता कर बैठे। जब उसके ससुर लेने आए थे तो उसी समय इसे भेज दिया होता, बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। अगले ही दिन कोमल और उसके माता पिता जनक जी के घर पहुंच गए और कोमल रोते हुए अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। तो जनक जी व्यंग्य कसते हुए बोले, लेकिन बेटी, तुम्हारी क्या गलती है? गलत तो हम थे जो तुम्हारे साथ आए दिन मारपीट करते थे, तुमसे दहेज मांगते थे, और तो और तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर भी निकाल दिया था। क्यों भाई साहब, यही बताया था ना आपने पुलिस को? तो कोमल के पिता बोले, नहीं समधी जी, ऐसी बात कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए, गलती तो हमसे हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। तो गीता जी हाथ जोड़कर बोली, देखिए भाई साहब, पहले ही आप लोगों के कारण हमने बहुत परेशानी उठाई है, ना जाने कितनी रातें हमने जागते हुए बिता दी। कोर्ट केस के कारण हमारी बेइज्जती हुई सो अलग, और क्या कुछ नहीं सुनाया आप लोगों ने हमें। अब जाकर हमारे बेटे की सरकारी नौकरी की खबर मिली तो चले आए हमसे माफी मांगने। जब ये सब बातें चल रही थी उसी समय दीपक घर के अंदर आया और अपने सामने कोमल को देखकर अपना आपा खो बैठा। हमारे साथ इतना कुछ करने के बाद तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? ऊंची आवाज में वो बोला। ये सुनकर कोमल के पिता हाथ जोड़कर बोले, मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन हो सके तो हमें माफ कर दो। तो जनक जी बोले, देखिए भाई साहब, आपकी बेटी ने जो कुछ भी किया नादानी वश किया, लेकिन उसका साथ देकर आप दोनों ने उसकी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ कर रख दिया। बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप को उन्हें समझाना चाहिए, उनका साथ देकर उन्हें और बड़ी गलती करने के लिए उकसाना नहीं चाहिए। खैर, अब तो हम लोगों के रिश्ते में ऐसी गांठ पड़ चुकी है जिसे खोलना संभव नहीं है, और वैसे भी हमने दीपक का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप हमें माफ कीजिए और यहाँ से चले जाइए। इस पर कोमल उनके पैर पकड़ते हुए बोली, पिताजी, माँ जी, मुझे सिर्फ एक मौका दे दो, आखिरी बार मुझे माफ कर दो, मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो दीपक बोला, तलाक के कागज तो तुमने ही भेजे थे ना, तो अब यहाँ क्या लेने आई हो? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर कोमल के पिता हाथ जोड़कर बोले, ठीक है बेटा, गलती की है तो भुगतान भी हमें ही करना होगा, हम चलते हैं। ऐसा कहकर जैसे ही वो वहां से जाने के लिए पीछे मुड़े तो जनक जी बोले, रुक जाइए, और फिर गीता जी की ओर देखते हुए बोले, गीता, दीपक के रिश्ते के लिए हमने अभी सिर्फ हाँ ही बोली है, अगर हम उन्हें मना कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ी बहुत बदनामी हो जाएगी, लेकिन बहू की गलतियों के लिए उसे माफी ना देकर अगर आज हम इन दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे तो हमसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। ठीक कहते हैं जी आप, लेकिन क्या दीपक इस बात के लिए राजी होगा? अब सब लोगों की नजरें दीपक पर टिकी थी, परंतु दीपक शांत था। कुछ पलों की उसकी मौन स्तब्धता सबको परेशान कर रही थी।
उसने एक नजर उठाकर कोमल की ओर देखा और बोला, कोमल, सच कहूं तो मैं कभी तुमसे अलग होना नहीं चाहता था, लेकिन जो तुमने मेरे माँ बाबूजी के साथ किया था वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। गलती तो कहीं ना कहीं मुझसे भी हुई थी, जो गुस्से में आकर तुम पर हाथ उठा बैठा। लेकिन कोमल, अब मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। दीपक के इतना कहते ही घर का माहौल खुशनुमा हो उठा। पूर्व में हुई गलतियों को दोनों परिवारों ने समय रहते सुधार लिया था। तो दोस्तों, एक तरफ मीनू के मायके वाले थे जिन्होंने अपनी बेटी को उसकी गलती बताते हुए उसी समय सही कदम उठाया, तो दूसरी तरफ कोमल के मायके वाले जो उसे समझाने की बजाय बदला लेने की नीयत से सच्ची झूठी शिकायत दर्ज करवाकर अपनी बेटी का जीवन बर्बाद करने चले थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे छोटी सी बात पर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिंदगी भर अफसोस हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।